नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी पर विजिट द पार्ट ऑफ एन एकेडमी। मैं आपका जीके टीचर पंकज राणा आज आपके लेकर के आया हूँ। देखिएगा दोस्तों, हम पर्यावरण से संबंधित क्यूजे चला रहे थे, ईवीएस से संबंधित हम क्यूजे चला रहे थे, उन्हीं को हम आगे करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, प्रमोशन कर देते हैं आप अपना। अगर आप टेलीग्राम पर हैं या टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम जो अकाउंट है आप ये देख सकते हैं, पंकज सर जीके के नाम से आपको वहां पर मिल जाएगा। और आप यहाँ पर मेरी क्लासों से संबंधित आपको पीडीएफ, मेरी क्लासों का आपको शेड्यूल और मेरी क्लासें प्लस कोर्स पर या फ्री लाइव यूट्यूब पर किस प्रकार से कब कब होती है उसका सारा आपका टाइमिंग यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये मेरा रहेगा अकाउंट, आप चेक कर लेना। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो आप मेरा कोड PNKJ10 लगा करके, ठीक है दोस्तों, PNKJ10 लगा करके आप मेरा कोड खरीद सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप कोर्स खरीद सकते हैं जिसके अंदर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी क्विज़ेस को हम आगे बढ़ाएं। ये आपको दे रखे हैं कि आप प्लस कोर्स खरीदें तो उसके आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहला देखिए, हमने जो चला रहे थे, देखिए हमारे कल 20 क्वेश्चन हो गए थे जिसमें मैंने ईवीएस से संबंधित स्टार्ट किया था, एस्किमो के बारे में बताया था, राजस्थानी ओक के बारे में बताया था, अमृत सागर के बारे में आपको समझाया था। मैंने कुछ एक ऐसा पौधा जो जीवों को अंदर फांस के रख सकता है, मैंने बताया था नेपेंथियस का पौधा, बोला आपको समझाया था कि नहीं, नेपेंथियस। कल हमने 20 तक कर लिया था। ठीक है दोस्तों, आज एक से वापस करते हैं, किससे देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नेपेंथियस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है और हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है। कल मैंने आपको कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से मैंने दिखाया था आपको। ठीक है, इस प्रकार से एक पौधा था जिसके अंदर उसकी पत्ती कुछ इस प्रकार से थी। जैसे कोई कीट इसके ऊपर आता है और ये क्या करता है, अपने सल्क को ऊपर से बंद कर लेता है और वो अंदर इसमें मर जाता है। ठीक है, इससे होता क्या है कि जब मर्द शरीर वहां पर फैलाव करता है नाइट्रोजन का, और वो पूरी तरह से नाइट्रोजन उस पौधे को प्राप्त होने लग जाती है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, यह पौधा कहां पाया जाता है। ऑप्शन है असम, मेघालय, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आएगा मेघालय। नेपेंथियस का जो पौधा है वो कहां पे मिलता है, मेघालय। आप कोशिश करते रहे, तब तक मैं समझाऊं, तब तक आप मुझे जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसका जवाब मैंने दे दिया, मेघालय, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल हमने नेपेंथियस के पौधे की प्लस इसका एक चित्र भी मैंने आपको दिखाया। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ठीक है भाई, जीवन कौन सा, पेड़ पौधों में मिलता है और जीव जंतुओं में भी मिलता है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर, प्रजनन और अंकुरन, या बोल रहा है प्रजनन व भोजन बनाना, वृद्धि या फिर प्रजनन, या कह रहा है वृद्धि व भोजन बनाना। फटाफट से मुझे जवाब देके बताइए। जी हाँ दोस्तों, एक समय तक जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। क्लियर, और जाहिर सी बात है प्रजनन भी करते हैं। क्या करते हैं, प्रजनन। तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि और प्रजनन। क्लियर दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। चिपको आंदोलन, अब ये क्वेश्चन रिपीट भी होता हमारे सामने। चिपको आंदोलन मैंने बताया था, ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। अमृता देवी बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर और एन के बनर्जी। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, अभी वो आगे आएगा, देखिएगा। ये पेड़ जब काटे तो उसके ऊपर क्या करते थे, ये मनुष्य यहाँ पे चिपक जाता था, और जब कोई काटता तो साथ में ये मनुष्य भी मर जाता था। ठीक, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन पेड़ों को बचाने संबंधित। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई ये तो राजस्थान में खेजड़ी आंदोलन से संबंधित है, जबकि बात कर रहा है चिपको आंदोलन। किसकी बात कर रहा है, चिपको। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड से संबंधित है ये, उत्तराखंड राज्य से। ठीक है दोस्तों, 1973 के लगभग वहां पर सुंदरलाल बहुगुणा, कौन व्यक्ति थे, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा है, यह उत्तराखंड राज्य के किसानों के वृक्षों की कटाई के लिए, उनके विरोध को रोकने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर स्त्रियों की संख्या बहुत ही भारी संख्या में क्या थी, स्त्रियां थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने, ठीक है, तो किसके आंदोलन किसके नेतृत्व में, तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। क्लियर दोस्तों, उत्तराखंड। इसका मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, आगे आएगा वो आपका। ठीक है, आगे चलिए, बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है। क्लियर, लिखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है।
क्यों लीपा जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखिए। चिकना और साफ बनाने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ऑप्शन दिए तो देखिए चारों आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों ही ऑप्शन सही हो, लेकिन एक ऐसा आंसर जो इस पे सटीक बैठता हो। क्लियर? वो सटीक आंसर क्या कहता है? देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोई पत्थरों की दीवार बनाते हैं या फिर कच्ची ईंटों की दीवार बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर देखिए छेद छेद से रह जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, इसके अंदर प्राकृतिक मिट्टी, चाहे पीली मिट्टी हो जाए या काली मिट्टी हो जाए या चिकनी मिट्टी हो जाए, और उसके अंदर गाय का गोबर मिलाते हैं और मिला करके फिर इसको यहाँ पर इस पे लेपा जाता है और ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर कोई प्लास्टर कर दिया हो। एक सटीक आंसर क्या कहता है कि चिकना और साफ बनाने के लिए, बिल्कुल एकदम शानदार चीज है चिकना और साफ बनाने के लिए। क्यों? जब साफ रहेगी तो जाहिर सी बात है कीटों को, कीट आसपास दिख जाएंगे, भाई इसके ऊपर कीट बैठा हुआ है, कीट मकोड़े बैठे हुए हैं, तो हम उसको खत्म कर सकते हैं कीटों को दूर करने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। ये कोई इस पर सटीक नहीं बैठ रहा है, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, बिल्कुल सही। लेकिन इसका ये भी इसके ऊपर ही टिका है, चिकना और साफ बनाने के लिए। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन चिकना और साफ बनाने के लिए। आगे चलो देखिए, एक किसान दानों को भूसे से अलग करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी खेत के अंदर फसल खड़ी है, पत्तियां हैं, यहाँ पर फलियां लगी हैं, ठीक है, फलियां लगी हैं, यहाँ पर दाने। आपने कई बार देखा होगा कि गेहूं कुछ इस प्रकार से एक ऊपर एक भूसा होता है, उस पर लगा होता है, फिर उसके अंदर एक दाना होता है जिसको हम गेहूं कहते हैं, ठीक है। अब इसको दोनों को, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया, तो अलग करने को आपने देखा होगा आपके गांव के अंदर भी ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर के अंदर पीछे एक मशीन लगी होती है, थ्रेसर मशीन। क्या कहती है? थ्रेसर मशीन। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दानों को भूसे से अलग करना चाहता है कौन? किसान। इस प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं थ्रेशिंग। पहला ऑप्शन देखिए थ्रेशिंग। हस्तचयन बहुत लंबा समय लगेगा, निष्पासवन या फसल की कटाई, ठीक है, तो ये आएगा थ्रेशिंग। हम इसका क्या आंसर लेंगे? थ्रेशिंग के बाद। क्लियर? ये मुख्यतः दो थ्रेशिंग है, हम जैसे आ जाएंगे थ्रेशिंग किस में उपयोग लें, तो हम मुख्यतः गेहूं की फसल के लिए, किसकी फसल के लिए? गेहूं की फसल के लिए। मुख्यतः गेहूं की फसल के लिए होता है थ्रेशिंग, ठीक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, भैंस की पीठ पर अक्सर इग्रेट, इग्रेट का मतलब होता है दोस्तों बगुला, क्या कहेंगे? बगुला, पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इग्रेट यानी बगुला, ऑप्शन वो कह रहा है कि भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, घास में पाए जाने वाले कीटों को खाता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। देखिए बैठकर गाना पसंद करता है तो वो कोई नेहा कक्कर तो है नहीं, घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है तो उसकी पीठ पे क्यों बैठेगा, अभी नीचे चला जाए। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है तो पीठ पे क्यों आराम करेगा, और भी बहुत सारी जगह हो सकती है। भैंस की पीठ पर देखिए, अगर मैं बात करूं जो इग्रेट है, बगुला है, किसकी बात कर रहा हूं? बगुला। बगुला एक परजीवी है, क्या है? जो दूसरे जीवों के ऊपर क्या रहता हो? निर्भर करता हो। जो दूसरे जीवों पर निर्भर करता हो उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। भैंस के जो स्किन है उसके ऊपर कीड़े लगे रहते हैं, उन कीड़ों को खाने के लिए भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। बिल्कुल इसका सटीक आंसर कहेंगे हम, भैंस की जो पीठ है उसके ऊपर परजीवी होते हैं, उनको खाने के लिए इस पर बैठता है, ठीक है, गाना वगैरह या कीट आराम करने के लिए नहीं आया। क्लियर दोस्तों? और वो अपना भोजन बनाता है इसको। क्लियर? आगे चलते देखिए, बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ आपको इस वीडियो के संबंधित जो पीडीएफ है दोस्तों, वो भी आप मेरा ये नीचे टेलीग्राम अकाउंट आप मेरे दे रखा है, मैं बता देता हूँ, पंकज सर जी की, इसके नाम से आप मुझे सर्च कर लेना, मेरा टेलीग्राम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इस पर मेरी क्लासेस संबंधित सारा आपको मैं देता रहूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिए, इसको आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत के राष्ट्रीय पशु की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय पशु वो कौन सा है? बाघ। इसके संबंध में मैंने क्वेश्चन लिया है, आगे चर्चा करेंगे। देखिए पहले तो हाँ एक चीज और जैसे दिमाग में आ जाएगी भाई, जो बाघ है उसको, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, तो उसका वैज्ञानिक नाम आएगा पैंथोरा टाइग्रिस, पैंथोरा टाइग्रिस, ठीक है। बाघ राष्ट्रीय पशु है, और
बाघ सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? बंगाल के अंदर, तो इसलिए इसको बंगाल टाइगर कहते हैं। बंगाल के अंदर भी देखिएगा इस प्रकार से, ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहां पर गंगा नदी जब गिरती है एक डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों, बहुत ही सुंदर डेल्टा है जिसको कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन के डेल्टा के क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं बंगाल टाइगर बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथोरा टाइग्रिस, क्लियर, ध्यान रखिएगा। आगे चले, देखिए सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागर यानी समुद्र के आसपास किसी भी प्रकार की लाइकेन, कवक बोल दीजिए, किसी प्रकार की कोई खरपतवार बोल दीजिए, काई कहते हैं ना हम इसको, ये बोल दीजिए, ये किसका स्रोत होता है? क्वेश्चन अपना एक बार पूछा भी गया है अपने से, ठीक है, और मैंने क्वेश्चन समझाया आपको। सर्वाधिक मात्रा में होता आयोडीन, क्या होता है? आयोडीन। तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत? ऑप्शन दे रहा है 4, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या फिर लोहा। आयरन कहां से होगा उसके अंदर, ठीक है, आयोडीन, क्योंकि जाहिर सी बात है सागरीय जो पानी होता है वो लवणीय होता है, नमकीन ही होता है। आपको पता आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में, मेरे को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, बताइए कौन सा रोग होता है? कोई बताएगा मुझे? घेंगा रोग। कौन सा होता है? शाबाश, घेंगा रोग, ठीक है। और आयरन से संबंधित आपको पता है आपके शरीर के अंदर अरक्तता कम हो जाती है, ठीक है, बोलो होती है कि नहीं होती है अरक्तता? किसकी कमी से? आयरन की कमी से, ठीक है, यानी कमजोरी जो शरीर में आ जाती है वो इसके लिए, ठीक है। क्लोरीन है, ये तो पानी वगैरह को साफ करने के लिए, ठीक है, एक तरह का ये है। आयोडीन, तो सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर होगा आयोडीन। क्या बोलेंगे इसका? आयोडीन, क्लियर। आगे चलिए आयोडीन भी क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? लवण होता है, ठीक है। आया वापस, देखिए क्वेश्चन, देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सबसे पहले तो एक चीज बता दूं कि हमें ये चीज की जरूरत क्यों पड़ी। भारत के अंदर बाघ है और बाघों की जो संख्या है दोस्तों धीरे धीरे होती जा रही है कम, ठीक है, बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय, बहुत ही ज्यादा क्या, चिंता का विषय। अब देखिए वन व पर्यावरण विभाग जो इनका बना रखा है, वन व पर्यावरण विभाग, ये शिकारियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे थे। शिकारियों पर लगाम कब लगेगी? जब हम कोई कानून लेकर के आएंगे। कानून क्या करेगा कि कोई भी उस कानून को तोड़ेगा तो उसको क्या दे सकते हैं? सजा। अरे भाई सबको अधिकार है, लेकिन कानून को अगर कोई तोड़ेगा तो उसको क्या मिलेगी? सजा। तो इसलिए एक अधिनियम, एक कानून बनाया, ठीक है, और वो लेके आए साहब वर्ष 1973 में। मैं इधर लिख देता हूं, वर्ष 1973 एक अधिनियम लेकर के आए, ठीक है। और वर्ष 1973 से ही शुरुआत कर दी थी प्रोजेक्ट टाइगर की। ये बात समझ में भाई, ये रहा प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम, तो हम इसका आंसर क्या सकते हैं? 1973, क्लियर। तो सारे राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं वो किससे संबंधित आएंगे? प्रोजेक्ट जिसके अंदर बाघ, राष्ट्रीय उद्यान वही रहेगा जिसके अंदर क्या स्थित हो? बाघ, शेर वगैरह। हाँ, वैसे 5 जानवर होते हैं दोस्तों, जैसे कि हम बात कर ले गैंडा, हाथी, शेर, बाघ, चीता। इन 5 में से कोई एक जानवर, ये संकटग्रस्त प्राणी है, ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में तो है और भारत के अंदर भी है, यानी कि संकट। इन 5 में से कोई एक जानवर किसी उद्यान में पाया जाए तो उसको हम घोषित कर देंगे राष्ट्रीय। कैसे उद्यान घोषित कर देंगे? राष्ट्रीय। ये एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, जहां पर गैंडा, हाथी, शेर, बाघ, इन चीता 5 जानवरों से कोई एक पाया जाए, या 5 भी पा सकते हैं, 3 भी पा सकते हैं, 2 भी, लेकिन इनमें से कोई एक होना चाहिए, तो ही उसको हम राष्ट्रीय संरक्षण, उसके लिए पूरा नेशनल, पूरा राष्ट्रीय जो केंद्र सरकार है वो पूरा उसके ऊपर क्या करती है? काम करती है, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वनों के महत्व का कारण क्या है? देखिए थोड़ा सा देखिए भाषा को समझिए, वनों का महत्व। ऑप्शन दे रखा है ग्रीन आइलैंड, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। सबसे पहले तो समझिए बात को, वन है, वनों के अंदर होते हैं पेड़ पौधे। आपको पता है दोस्तों वनों की जो लकड़ी होती है वो सजावट के तौर पर या हमारे घर के अंदर इमारत वगैरह के अंदर बनाने में हम काम में लेते हैं। पेड़ों से कितनी सारी चीजें निकल सकती है, देखिए आप, हमें गोंद मिलता है, हमें पत्ते मिलते हैं, पत्तों के अंदर भी सबसे बेहतरीन तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर आपको पता है तेंदू के पत्ते, तेंदू के पत्ते से क्या बनाई जाती है? बीड़ी। गोंद कितना महत्वपूर्ण है, लकड़ी, उसकी छाल, उससे निकलने वाला फल,
निकलने वाला फूल, हर चीज हमारे लिए एक, अगर बात करें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी। अब वनों से मिलने वाला, तो वनों का महत्व, अब ऐसी चीजें मिल रही है तो इसलिए हम कह सकते हैं वनों को हरा सोना। वैसे हरा सोना हम, एक घास है बांस, बांस पेड़ नहीं कहेंगे दोस्तों। कई बार तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बांस क्या है। बांस एक्चुअल में घास है और इसको, बांस को हरा सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा सोना। लेकिन वनों से इतनी सारी चीजें निकल रही है, हमारे लिए एक गोल्ड के रूप में महत्वपूर्ण है, तो हम वनों का महत्व, तो इसका आंसर कह सकते हैं हम ग्रीन गोल्ड। क्या कहेंगे? ग्रीन गोल्ड। आगे बात समझ में, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? रबी, ठीक है, चना, चावल, मूंगफली, कपास या फिर गेहूं। ठीक है, सबसे पहले तो समझिए दो फसलें हैं, एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल। क्लियर? जो रबी की फसल है दोस्तों, रबी की फसल वो अक्टूबर से नवंबर, जब थोड़ी शीत ऋतु होती है, कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु, तब क्या करती है? ये बोई जाती है। ठीक है, इसके अंदर की कौन कौन चीजें होती है? इसके अंदर देखिए, जो भी होता है, चना भी होता है, सरसों भी होती है और मटर भी होता है। लेकिन अगर खरीफ की फसल की बात करूं तो ये लगभग जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई के अंदर, गर्मियों के में। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या उगाया जाता है? चावल, मूंगफली, कपास। आगे बात समझ में। अक्टूबर नवंबर के अंदर जो शीत ऋतु में बोई जाए वो सारी फसलें कहलाएंगी रबी की। क्या कहलाएंगी? खरीफ की कहलाएंगी जून जुलाई के, यानी गर्मियों के टाइम। चावल, मूंगफली, कपास वगैरह ये सारी चीजें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी देखिए कौन सी आ रही है? जो, चना, सरसों, मटर। चना आ रहा है क्या? रबी की फसल है। चावल किस में आ रहा है? खरीफ में, देखो ये बता रखा मैंने, चावल। मूंगफली किस में आ रहा है? देखिए खरीफ में। कपास किस में आ रहा है? देखिए ये रहा कपास, दिख रहा है आपको? तो ये तीनों किस में आएंगी? खरीफ। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसको हमारे चैनल को, जो नए बच्चे हैं, हालांकि हमारा नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। ठीक है, और बेहतरीन बेहतरीन तरीके से मैं क्यूजेज, ये क्वेश्चन आपको लाता रहूंगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम के अंदर जरूर आएंगे। देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक पर्यावरण से संबंधित एक बैठक की गई थी। पर्यावरण, पर्यावरण से पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रदूषण वगैरह इनसे सब, पर्यावरण के मुद्दों को लेकर कि भाई ये क्यों खराब हो, ये की गई थी 5 जून 1972। देश का नाम था स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के अंदर 5 जून 1972 को, ठीक है, एक बैठक पर्यावरण के मुद्दों के लिए। तो इसी दिन से हम बनाते हैं पर्यावरण दिवस। क्या बनाते हैं? पर्यावरण दिवस। ठीक है, पर्यावरण के बचाने के लिए, पर्यावरण के प्रदूषण को बचाने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए, क्या लाने के लिए? जागरूकता। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण खत्म करने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए। ठीक है, 5 जून 1972 को एक बैठक की गई थी स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है, पर्यावरण के मुद्दों, इसलिए हम पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। क्लियर? आगे चलते, आगे देखिए हमारी स्क्रीन पे। देखिए, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। आपके सामने ऑप्शन देखिए 4, अमरूद, नींबू, आम और पपीता। बताइए, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, बताइए। अमरूद, नींबू, आम और पपीता। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर हम सर्वाधिक रूप से खाते हैं, आपने देखा होगा आम। जाहिर सी बात, आम फलों का राजा। हमारे देश के अंदर आम की कितनी क्वालिटी है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको कौन सी क्वालिटी का आम सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, मैं कुछ के नाम लिख देता हूँ। अल्फासो, थोड़ा बड़ा सा होता है ना, उसी आम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चौसा, तोतापुरी, लंगड़ा, दशहरी। मुझे पसंद है दशहरी, आई लाइक। ठीक है, दशहरी वही है जो चूस करके, पता है आपको, और अब दूसरे में ज्यादा ही
ठीक है, देखिए ये उत्तर भारत के अंदर जो फसल है ज्यादा उगाई जाती है। दक्षिणी भारत के अंदर तो केला वगैरह, पपीता जो है, खजूर वगैरह, इनका उत्पादन ज्यादा किया जाता है, इसलिए आम। ठीक है, तो हम लेंगे आम। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कौन सी आम की जो किस्म है वो पसंद है। कुछ जो मेरे को याद थी मैंने लिखी है, और भी आम की बहुत सारी किस्म है भारत के अंदर। ठीक है, बताइएगा आप मुझे। तो कह रहा है कि भारत में फलों के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र किसका है, तो किसका है, आम का। ठीक है, ये है लेकिन इनका नॉर्मल। आगे चलिए। हाँ, एक चीज और, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दिमाग में आ गया कि आम सर्वाधिक किस राज्य में, जैसे राज्य का पूछ लिया किस राज्य में, आप बताओ किसमें। अरे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। ये सॉरी मैं अभी बता नहीं पाया, लेकिन अभी क्लियर कर देता हूँ। आंध्र सर्वाधिक आम का उत्पादन कहाँ होता है, सर्वाधिक आम का उत्पादन, सर्वाधिक आम का उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश। क्लियर दोस्तों, आगे चलो लिखिए। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से, मैंने अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले समझाया, उत्तराखंड। बोलो है या नहीं है, उत्तराखंड। ठीक है, कब की गई थी, 1973 के अंदर। कौन व्यक्ति था, सुंदरलाल बहुगुणा। बहुगुणा। कई जगह पर किताबों के अंदर एक और नाम आता है, ये भी बोल सकते हैं, अगर ये न्याय तो आएगा चांडी प्रसाद भट्ट। चांडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसको बचाने के लिए, तो वृक्षों को काटने से बचाने के लिए, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए इन्होंने एक चिपको आंदोलन 1973 के अंदर, कहां पर, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में एक जिला है चमोली करके, वहां। आगे बात समझ में, ध्यान रखिएगा, आगे चलिए। निम्नलिखित में से जैविक घटक है, जैविक, जैविक, जैविक का मतलब हो गया जीवन व, सॉरी, जीवन व उत्पादन की क्षमता। ठीक है, पहले तो हम अजैविक की बात कर लें। अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, मृदा, मैं थोड़ा साइंस में ही पढ़ा रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा, वायु और जल, सब अजैविक घटक है। ऑप्शन में आ रहा है मृदा, वायु और जल, ये सब अजैविक। लेकिन जैविक घटक में कौन जाएगा, पादप। जो भी पेड़ पौधे वगैरह ये जैविक घटकों के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके अंदर जीवन व उत्पादन की क्या होती है, क्षमता होती है। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने क्लियर किया है, चीज को देखिए और आगे चलिए। देखिए, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे पर्यावरण के अंदर सबसे ज्यादा किस कौन सी गैस पाई जाती है। मैं बता चुका हूं आपको, फिर एक बार आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारे मंडल पाए जाते हैं। बहुत सारे तो क्या, 5 मंडल प्रमुख हैं। हम जिस पर रहते हैं वो है क्षोभ मंडल। उससे ऊपर चलेंगे समताप, समताप के टच में आता है ओजोन, ओजोन के जस्ट ऊपर चलेंगे आयन, आयन के ऊपर चलेंगे मध्य मंडल, फिर आता है बाह्य मंडल। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर जो गैस पाई जाती है, गैसों के मैं नाम लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करूं नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन को जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है 78%, सर्वाधिक, सर्वाधिक। क्लियर, बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगभग दोस्तों 20.95%, या फिर किसी किताब में अगर आपको 21%, तो ये भी सही है। ऑप्शन के आधार पर देख लेंगे हम 21%। कभी भी ऑप्शन में ये नहीं पूछा जाएगा ऑक्सीजन कितने प्रतिशत, 20.95 दे देगा, 21 भी दे देगा, ऐसा कभी नहीं देगा। ठीक है, विवादास्पद जो क्वेश्चन होता है ना वो नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, ऑर्गन, ऑर्गन होगा 0.95%। क्लियर, और भी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाए, वो होती है 0.03%। ठीक है, नियोन भी मिलती है। ठीक है, नियोन है 0.0018%। क्लियर, और हाइड्रोजन भी मिलती है, हाइड्रोजन है 0.001%। अब आप देख लेना अपने हिसाब से। तो सबसे अधिक सांद्रण क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन। ठीक, ऊपर लिख रखा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलती है, 0.03%। आगे बात समझ में। ठीक है, अगर बात करें जैसे ऑक्सीजन देने की कितनी मिलेगी, 20.95 बोल दीजिए, या 21% बोल दीजिए। क्लियर, यहाँ मैंने लिख रखा है। हाइड्रोजन देख लिया, हाइड्रोजन कितना है, 0.001%। क्लियर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना परसेंट बताया मैंने, नाइट्रोजन सर्वाधिक कितनी होती है, 78%। क्या होती है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। क्लियर, आगे चलिए। देखिए, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को, याद रखना।
वन महोत्सव देश का मनाया जाता है। भाई महोत्सव को मनाने का मतलब ये नहीं तो मेला वगैरह लगा करके वहां पे कोई डांस वगैरह करते हैं, ठीक है, या सपना चौधरी गाने पर डांस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वन महोत्सव का मतलब ये हो गया वनों के संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए बड़े बड़े लोगों को जागरूक करना, प्रोग्राम करना, आगे बात समझे, प्लस वृक्षारोपण करना, वनों का जो क्षेत्र है उसको और अधिक बढ़ाना, ठीक है, वनों को बचाना, लोगों को लकड़ी काटने, वनों को काटने संबंधित उनको जागरूक करना कि साहब ऐसा ना करें, ठीक है, वन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए 1 जुलाई को, ठीक है, लोगों एक तिथि ले लेते हैं, ठीक है, एक विशेष तिथि ले लेते हैं। 71 बोल रहा है 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, यानी 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, हवा से, भूमि से, जल से, कोयला से। पृथ्वी एक आग का गोला थी। बताया पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी, बादलों का निर्माण हुआ, होने से फिर धीरे धीरे जो वो उष्मा बनी, उससे धीरे धीरे जल आ गया, होने से एक भूमि बनी कुछ इस प्रकार से, चारों तरफ पानी हो गया, बीच में खंड बना जिसको कहा पेंजिया। दोस्तों पूरी हमारे इस विश्व के अंदर, पूरे पृथ्वी के अंदर 71% जल है दोस्तों। सागर बोल दीजिए या महासागर बोल दीजिए, सागर महासागर 71% है। क्लियर। 100% करने के लिए अगर बात करें 29% जो भाग है स्थल खंड है। कैसा खंड है? स्थल खंड। भूमि का जो भाग है वो कितना है? 29%। जल का भाग कितना? 71। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी का जो तल है, तल, ठीक है, वो कितने 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? तो किससे ढका हुआ है? जाहिर सी बात जल से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 71% क्या है? पानी। तो इसका आंसर क्या होगा? 71% जल। बात समझ में आ रही है? क्लियर। आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए क्वेश्चन, देखिए विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अमल वर्षा। वैसे तो ये चारों ही हैं, लेकिन एक ऐसा सटीक ऑप्शन, एक सटीक ऐसा आंसर जो इसको क्लियर करता हो, गांधी जी का। देखिए बात करें अगर नगरीकरण की, देखिए नगर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, नगरीकरण हो रहा है, लोग शहरों के अंदर बस रहे हैं, और नगरीकरण होने से धीरे धीरे क्या हो रहा है? जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जल संकट के लिए, ठीक है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है। जल प्रदूषण बढ़ रहा है तो पीने वाला जो पानी है उसकी क्या हो रही है? कमी। जब पीने वाले पानी की कमी हो रही है तो जाहिर सी बात है किसका संकट होगा? जल। पीने का पानी की कमी हो रही है तो किसका संकट हो रहा है? जल का। तो हम एक प्रमुख जो कारण कह सकते हैं वो है नगरीकरण। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? ठीक है, सदाबहार पेड़, ठीक है, देखिएगा इमली, नीम, बबूल और सहतूत। इमली सदाबहार, नीम सदाबहार, बबूल सदाबहार, ठीक है, जो सदाबहार पेड़ नहीं, ठीक, कुछ ही दिनों के लिए, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए सहतूत जो है दोस्तों वो सदाबहार पेड़ नहीं, सहतूत सदाबहार पेड़ नहीं, ठीक है। सदाबहार पेड़ व पौधे ऐसे होते हैं, ऐसे वृक्ष होते हैं जो हर मौसम में पत्ते होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सदाबहार। लेकिन जो यह वृक्षों से जो अलग है वो है कि जो शरद ऋतु आती है, जब शरद ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, उसके अंदर अपने पत्ते खो देते हैं, वो सदाबहार वृक्षों में नहीं आते, ठीक है। शीत ऋतु में जो अपने पत्ते खो देता वो है सहतूत। तो इसलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, में कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो आएगा सहतूत। कौन सा आएगा? सहतूत। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन क्लियर कराए हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप। ठीक है दोस्तों, ये क्विज ऐसी आगे चलती रहेगी, इससे संबंध में मैं जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं क्लियर कराता रहूंगा। आप इसके बारे में जो चीजें हैं वो पूरी की पूरी मैं आपको टेलीग्राम जो मेरा अकाउंट है उसके ऊपर मैं आपको बताता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।